एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशंस में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 3 जिसका अनवान है डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, जिसमें हम आज यूनिट 11 और यूनिट 12 को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 11 का अनवान है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग यानी दलीली तहरीर। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद पे नज़र डालेंगे, फिर हम बात करेंगे तारुफ, दलील और तनकीदी सोच, दलील के अज्जा, एक दलीली मतन पढ़ना, फिर हम बात करेंगे अच्छी तहरीर के लिए कनेक्शंस का इस्तेमाल, गाइडेड तहरीर दिए गए इशारों का इस्तेमाल करते हुए दलीली पैराग्राफ बनाइए, और फिर माई ऑप एड, इस पे हम बात करेंगे, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट के मकासद पे आते हैं। इस यूनिट में हम देखेंगे जो आर्ग्यूमेंट के अहम अज्जा हैं उन पे हम बात करेंगे, और इस यूनिट में हम ये भी देखेंगे कि आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट में स्ट्रक्चर कैसा होता है, और हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना है जिससे हम रीजंस को आइडेंटिफाई कर सके, कंक्लूजन्स को आइडेंटिफाई कर सके, आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर सके, और हम देखें कि क्रिटिकली हमें किस तरह से रीड करना है आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट को, एविडेंसेस को, रीजंस को हमें किस तरह से पहचानना है, और हम बात करेंगे ऑप एड क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, उस पर भी हम बात करेंगे, और ऑप एड्स के की कंपोनेंट्स क्या हैं वो भी हम इस यूनिट में देखेंगे, और हम बात करेंगे कनेक्टर्स जो हैं ऑप एड में, कनेक्टर्स किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, या आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट जो है जनरल में उसको हम देखेंगे किस तरह से हम कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, और आखिरकार ये भी देखेंगे कि आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट को किस तरह से लिखा जाता है। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले सब टॉपिक पे, यानी तारुफ, दलील और तनकीदी सोच, जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो इस पर हम बात करेंगे। आर्ग्यूमेंट का एक की कंपोनेंट जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी क्रिटिकल थिंकिंग से ही हम आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट लिखते हैं। इनका एक डीप कनेक्शन है, और इस यूनिट में हम तफसील से हम डिस्कस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट हम किसको कहेंगे, आर्ग्यूमेंट की फीचर्स जो है वो क्या है, और हम किस टेक्स्ट को आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट में हमारा जो मेन फोकस रहता है, यानी रीडिंग में हमारा जो मेन फोकस रहता है वो ये है कि रीडर को किस तरह से उसका अटेंशन किस तरह से खींचना है ओपिनियन की ओर, आर्ग्यूमेंट की ओर, वो मेन कंपोनेंट रहता है इसमें। और गुड आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट हम उसको कहेंगे जहाँ पर रीडर जो है वो जहाँ पर राइटर जो है वो रीडर को परसुएड करे उसके आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, वो अट्रैक्ट हो जाए। तो ये सब स्किल्स जो है ये राइटर में देखने को मिलती है जो आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट लिखते हैं। तो अच्छे लेखक दलील इसी तरह पेश करते हैं कि वो अपने कारीन को इनकी काबिलियत के लिहाज से उनका जायज़ा लेने की इजाज़त दे, या कारहीन उनसे मुतफिक ना हो, अगरचे कारहीन उनसे मुतफिक ना हो, लेकिन फिर भी वो इस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट को पेश करते हैं कि जो रीडर है वो उनसे मुतासर हो जाते हैं। लेकिन एक स्किल है, और इस स्किल को डेवलप करना जब हम कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको अपना हैबिट बनाते हैं, तभी ये स्किल्स जो है ये राइटर में डेवलप हो जाती है। तो अच्छी तनकीदी सोच में दलाइल की शनाख्त और उनके साथ मशगूल होना शामिल है, चाहे हमसे मुत्तफिक हो या ना हो। ये राइटर की जो एक खसूसियात है जो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट लिखते हैं। और आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में क्रिटिकलिटी और आर्गुमेंट में एक डीप कनेक्शन है, जो हम इस टेक्स्ट में आगे देखेंगे किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत ही अहम रोल है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में, या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में उसका बहुत ही अहम रोल है।
अब हम देखते हैं कि ऑथर्स की जो पोजीशन है, वो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में ऑथर्स की क्या पोजीशन रहती है। जैसे एक रीडर जो है वो टेक्स्ट को रीड करता है या ऑथर की पॉइंट को सुनता है, तो वो बहुत से आर्गुमेंट से दो चार हो जाता है, यानी वो एक्सपोज होता है। या चाहे हम एज अ रीडर हम किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, या एज अ लिसनर हम किसी टेक्स्ट को सुन रहे हैं या किसी की बात को सुन रहे हैं, तो हम बहुत से आर्गुमेंट से दो चार हो जाते हैं। यानी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम देखेंगे, हम बहुत से सारे आर्ग्यूमेंट्स से दो चार हो जाते हैं, हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को हम पढ़ते हैं अपनी लाइफ में। यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इनको सुनते आ रहे हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट जो है ये ओपिनियन से डिफरेंट है, ये मुख्तलिफ है ओपिनियन से। ओपिनियन में खाली राइटर जो है या स्पीकर जो है वो अपना व्यू पॉइंट बताता है इसमें। इसमें कोई एविडेंस नहीं होती है, इसमें कोई सपोर्टेड एविडेंस, सपोर्टेड रीज़न, सपोर्टेड फैक्ट्स नहीं होते। लेकिन जब हम आर्गुमेंट की बात करते हैं, आर्गुमेंट्स में ओपिनियंस तो होते हैं, लेकिन वो ओपिनियंस जो हैं, वो रीज़न से सपोर्ट होते हैं, एविडेंस से सपोर्ट होते हैं और फैक्ट्स से भी सपोर्ट होते हैं। तो आर्गुमेंट और ओपिनियन में यही फ़र्क है कि ओपिनियन में जो राइटर है, वो खाली अपना व्यू पॉइंट बताता है, और आर्ग्यूमेंट में वो अपना व्यू पॉइंट बताता है, लेकिन एविडेंस के साथ, फैक्ट्स के साथ अपना व्यू पॉइंट बताता है। जैसे आर्ग्यूमेंट ओपिनियन की एग्जांपल हम लेंगे। ओपिनियन जैसे आई डू नॉट लाइक दिल्ली, मुझे दिल्ली पसंद नहीं है, ये एक ओपिनियन है। आर्ग्यूमेंट हम इसका देखें, दिल्ली इज डिफिकल्ट सिटी टू लिव, इट इज ओवर पॉपुलेटेड एंड पोल्यूशन लेवल आर वेरी हाई। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि दिल्ली जो है ये डिफ़िकल्ट है वहाँ पर रहना। यहाँ पर भी ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रीज़न्स के साथ दे रहे हैं क्यों दिल्ली पसंद नहीं है। क्योंकि वो ओवर पॉपुलेटेड है, वहाँ की पोल्यूशन जो है वहाँ का ज़्यादा है, वहाँ की पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, वहाँ पर ट्रैफिक जैम ज़्यादा होता है। ये यहाँ पर वहाँ की मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जो है वो पसंद नहीं है। तो इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यानी इसमें हमने रीजंस दे, इसमें हमने सपोर्टेड रीजन, सपोर्टेड एविडेंस, सपोर्टेड फैक्ट्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया, उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। अब देखते हैं हम ओवरऑल आर्गुमेंट और कंट्रीब्यूटिंग आर्गुमेंट में क्या फर्क है। ओवरऑल आर्गुमेंट या ओवरऑल पोजीशन उसको हम कहते हैं, और दूसरा कंट्रीब्यूटिंग आर्गुमेंट और कंट्रीब्यूटिंग रीजंस। ओवरऑल आर्गुमेंट को हम सबसे पहले देखते हैं। ओवरऑल आर्गुमेंट यानी इसके एग्जाम्पल जैसे इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द वैक्सीन शॉट्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी वैक्सीन गैप्स के दरमियान, वैक्सीन शॉट्स के दरमियान हमें गैप जो है वो ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। ये ओवरऑल आर्गुमेंट है। अब इसका कंट्रीब्यूटिंग आर्गुमेंट देखते हैं हम। लॉन्गर गैप्स अलो द फर्स्ट शॉट टू इंक्रीज द एडिकेट antibiotics, and the second one act like a booster dose. Increasing the gap will also help in administering the vaccine effectively and address the vaccine shots. तो यहाँ पर एक जनरल आर्गुमेंट दिया पहले, तो इसकी कंट्रीब्यूटिव आर्गुमेंट्स के रीजंस जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया कि क्यों जो है इंक्रीज हमें, यानी गैप्स को इंक्रीज करना चाहिए दो शॉट्स के दरमियान। तो यहाँ पर रीजंस दिए गए हैं। अब हम इसका एक अपोजिट व्यू देखते हैं इसी टॉपिक पे। इंक्रीजिंग गैप्स बिटवीन द वैक्सीन शॉट्स इज नॉट हेल्पफुल, यानी जितनी गैप ज़्यादा बढ़ाई जाती हैं वो हेल्पफुल नहीं रहता है। उसके कंट्रीब्यूटिंग आर्ग्यूमेंट्स, उसके रीजंस जो हैं वो ये हैं कि emerging studies and data shows that the Covishield vaccine works best with a shorter gap of 4 to 6 weeks. To address the vaccine shortage increases the gap between the two doses is not a solution. यहाँ पर भी व्यू पॉइंट रखा गया, यहाँ पर भी एक आर्ग्यूमेंट रखा गया, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट के जो रीजंस हैं वो यहाँ पर दी गई है, क्योंकि जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके बेसिस पे ये कहा गया है कि अगर ज़्यादा इसकी
यानी गैप ज़्यादा इंक्रीज़ की जाएगी, तो उसकी वजह से उसका कुछ बॉडी पे फिर इफ़ेक्ट नहीं रहता है। तो इस तरह से इनको हम ओवरऑल आर्गुमेंट और कंट्रीब्यूटिंग आर्गुमेंट यानी रीज़न्स इनको कहते हैं। अब इनमें की टर्म्स जो है यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें आर्गुमेंट को 2 तरीकों से देखा जाता है। नंबर 1 ये है कि कंट्रीब्यूटिंग आर्गुमेंट और दूसरा ओवरऑल आर्गुमेंट जो इससे पहले हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ। तो कंट्रीब्यूटिंग आर्गुमेंट जो है ये इनफरादी वजूहात हैं, यानी एक इंडिविजुअल रीजंस होते हैं ओवरऑल आर्गुमेंट, और यानी कंट्रीब्यूटिंग आर्गुमेंट जो है ये इंडिविजुअल रीजंस होते हैं जो ओवरऑल आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल आर्गुमेंट जो है ये बहुत सारे आर्गुमेंट से बना हुआ होता है, यानी एक जनरल पर्सपेक्टिव जो है इसमें बताया गया है और उसको सपोर्ट किया जाता है कंट्रीब्यूटिंग आर्गुमेंट से। तो ओवरऑल आर्गुमेंट जो है इसमें सेट ऑफ रीजंस है, इसमें कंट्रीब्यूटिंग आर्गुमेंट्स हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर है ये पूरा सपोर्ट करता है ओवरऑल आर्गुमेंट को। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन आर्गुमेंट यानी दलील के अज्जा। इसमें हम देखेंगे दलील वजूहात के ज़रिए कायल होना, यानी आर्गुमेंट पर्सुएशन थ्रू रीजंस, यानी रीजंस के ज़रिए हम पर्सुएट किया जाता है आर्गुमेंट में। तो अगर हम देखें डे टू डे लाइफ में हम अ, बहुत इंटरेक्ट करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो अगर हम उस बेसिस पे अगर हम देखेंगे आर्गुमेंट जो है ये यानी आर्गुमेंट हम किसको कहेंगे, डे टू डे लाइफ में हम आर्गुमेंट कहते हैं कुछ भी जो नापसंदीदा हो या मनफी हो या परेशान कुन हो, उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में आर्गुमेंट का मतलब है रीजंस प्रोवाइड करना, व्यू पॉइंट्स प्रोवाइड करना रीजंस के साथ, एविडेंस के साथ, फैक्ट्स के साथ, जो उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करे उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। और लेकिन जो डे टू डे लाइफ में अगर हम आर्गुमेंट की डेफिनेशन देखते हैं वो मुख्तलिफ है। उसका मतलब नापसंदीदा या मनफी या परेशान कुन है। लेकिन जो हम एकेडमिक्स में उसकी डेफिनेशन अगर हम उसको देखते हैं, उसका मतलब है व्यू पॉइंट्स जो हम रीजंस के साथ जिनको सपोर्ट करते हैं, एविडेंस के साथ, फैक्ट्स के साथ जिनको हम पेश करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है जो हम डे टू डे लाइफ की डेफिनेशन है आर्गुमेंट की और क्रिटिकल थिंकिंग की जो डेफिनेशन है। और आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट में हम क्या-क्या शामिल होता है, आर्गुमेंट में कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आर्गुमेंट में एक व्यू पॉइंट होता है, यानी नुक्ता नज़र जो है उसको पेश किया जाता है। इसमें रीडर या लिसनर को पर्सुएड किया जाता है, यानी कायल किया जाता है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उसके व्यू पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए उनको पर्सुएड किया जाता है। और उसके बाद उनको उन व्यू पॉइंट्स को रीजंस के साथ, एविडेंस के साथ उनको पेश किया जाता है, ताकि जो रीडर पे इफेक्टिव रहे, या रीडर जो है उसको एक्सेप्ट करे, उन व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करे, उन व्यू पॉइंट्स को भी नज़र में ले। तो इस तरह से आर्गुमेंट जो है इसकी डेफिनेशन है ये। अब हम देखिए कि आर्गुमेंट को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकें, यानी किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये टेक्स्ट जो है ये आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है। हम क्या किन सवालों को दिमाग में रखेंगे जिनसे हमें पता चलेगी कि जो ये टेक्स्ट है ये आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है। तो सबसे पहले ये है कि हमें देखना है कि ऑथर का जो पर्पस है, राइटिंग का पर्पस जो है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर ऑथर ने किसी पॉइंट को डिस्कस किया है तो उसको उस पर्पस को हमें अंडरस्टैंड करना है, उसके रीज़न को अंडरस्टैंड करना है कि क्यों ये पॉइंट आगे रखा गया है, आखिरकार ऑथर जो है वो क्या कहना चाहता है। और दूसरा ये है कि जो मेन मैसेज जो है इस टेक्स्ट के अंदर वो क्या है उसको हमें समझना है। और तीसरा कि
मुसन्निफ मुझसे क्या मनवाना चाहता है या क्या करने के लिए चाहता है, वो भी हमें अंडरस्टैंड करना है। और उन रीजंस को हमें अंडरस्टैंड करना है जो रीडर्स को परसुएड करे, जो रीडर्स को कन्विंस करे किसी पॉइंट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो उन पॉइंट्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। इसी तरह से हमें पता चलेगी इन सवालों से, जब हम ये सवाल करते हैं तो इनसे पता चलेगी कि ये जो टेक्स्ट है ये आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑथर जो है वो रीडर को पर्सुएड करता है अपना व्यू पॉइंट एक्सेप्ट करने के लिए, या अपना बिलीव जो है या अपना पर्सपेक्टिव है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रीडर के सामने अपनी व्यू पॉइंट्स रखता है। लेकिन बाज़ सूरतों में इनका पोशीदा मुफाद हो सकता है ताकि हिकमत अमली के साथ लोगों को हकीकत के किसी खास वर्जन पर यकीन करने पर आमादा किया जा सकता है। यानी उसके ऑथर जो है वो कोई स्कूल ऑफ थॉट को एक्सेप्ट करता है और किसी स्कूल ऑफ थॉट को बिल्कुल अपोज करता है। तो इस रीडर को एज अ क्रिटिकल थिंकर उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो ऑथर है उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है और किस स्कूल ऑफ थॉट को अपोज करता है। और उसका जो वो किसको बायस करता है, मतलब किन लोगों को बायस करता है, किनको सपोर्ट करता है, किस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करता है, किसको नहीं, वो सब जो है ये क्रिटिकल एज अ क्रिटिकल थिंकर जो है, एज अ क्रिटिकल थिंकर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है जब भी हम आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट को पढ़ते हैं। क्योंकि इनसे रीडर की आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है, उसका रिलीजन चेंज हो सकता है, बिलीफ चेंज हो सकता है, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी चेंज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ऑथर का जो मेन मकसद है वो क्या है और किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है और किस को रिजेक्ट करता है। इसके बाद जो दूसरा है आइडेंटिफाइंग आर्ग्यूमेंट्स, यानी आर्ग्यूमेंट्स को पहचानना। आर्ग्यूमेंट्स में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो समझना बहुत ही ज़रूरी है एज अ क्रिटिकल थिंकर। तो सबसे पहले प्रपोजिशन, और दूसरा प्रमाइसेस, तीसरा फॉल्स प्रमाइस, चौथा प्रेडिकेट और पांचवा कंक्लूजन। तो पहला जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन जो है ये स्टेटमेंट होती है, ये आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करती है रीजंस के साथ, एविडेंस के साथ ऑडियंस के सामने पेश रखती है। लेकिन ये प्रपोजिशन जो है ये सही भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है। ये ऑथर के व्यू पॉइंट पे डिपेंड है कि वो किस पर्सपेक्टिव को ले रहा है और किस तरह से ले रहा है और किन एविडेंसेस का सपोर्ट ले रहा है वो, और रीडर के सामने पेश कर रहा है या लिसनर के सामने पेश कर रहा है। उनको हम प्रपोजिशन कहते हैं। यानी प्रपोजिशन जो है ये स्टेटमेंट होती है, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, और ये एविडेंसेस के साथ सपोर्ट उनको किया जाता है। इसके बाद प्रमाइसेस। प्रमाइसेस हम उन प्रपोजिशन को कहते हैं जो हकीकत यानी सच्ची एविडेंस के बेसिस पे उसकी बुनियाद हो, यानी उनको सच समझा जाता है, सच्चाई के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम प्रमाइसेस कहते हैं। उसके बाद फॉल्स प्रमाइस, यानी वो पेशन गोई जो बाद में दुरुस्त नहीं होता है, उनको हम कहते हैं फॉल्स प्रमाइस। और उसके बाद चौथा यानी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट दलील की बुनियाद होती है, यानी दलील का जो मकसद है उनको हम प्रमाइस कहते हैं। और उसके बाद कंक्लूजन, यानी नतीजा, जो राइटर है वो कंक्लूड करता है अपने व्यू पॉइंट्स को कंक्लूड करता है, उनको हम कंक्लूजन कहते हैं। यानी एक एंड पॉइंट होता है, इनको हम कंक्लूजन कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक पैराग्राफ है, इसमें हम देखिए कि इस पैराग्राफ में किस तरह से ऑथर की पोजीशन जो है यहाँ पर मार्क की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथर की पोजीशन जो है वो है लैंग्वेज इज एन इंस्टिंक्ट, जिसका प्रमाइस है, यानी जो दलील जो हकीकत है उसको हम प्रमाइस कहते हैं। तो प्रमाइस वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पर मार्क की गई है इन द 1950s the social science were dominated by behaviorism, the school of the thought popularized by John Watson and B.F. Skinner. Mental term like know and think
were branded and as unscientific and innate were dirty words. तो ये premise है, यानी जो author की position को support कर रहा है, यानी जो दलील की जो बुनियाद है, उसको हम प्रोमाइस कहते हैं। उसके बाद ये फॉलो होता है रीजंस के साथ। रीज़न 1 जिस जो कंक्लूजन के साथ उसको पेश किया जा रहा है, उसके बाद रीज़न 2 जिसके साथ भी कंक्लूजन प्रोवाइड किया जा रहा है। और इन मैं बीच में यहाँ पर हम देख सकते हैं कनेक्टर्स जो मार्केड है यहाँ पर। देयरफॉर तो ये कनेक्टर्स का काम करती हैं, यानी जो आइडियाज़ को कनेक्ट करती हैं, थॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से पैसेज में, पैराग्राफ में इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑथर की पोजीशन जो है वो किस तरह से प्रोमाइसेस के साथ सपोर्ट करता है, उसको रीजंस देता है, रीजंस के साथ उसको सपोर्ट करता है विद कंक्लूजन। और जितने भी रीजन ज़रूरत हो उतना ही जो ऑथर का व्यू पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो एक एग्जाम्पल थी। अब हम आ जाते हैं एक और सब टॉपिक पे, यानी रीडिंग एंड आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट, यानी एक दलील मतन पढ़ना। इसमें हम देखेंगे ऑपैड्स किसको कहते हैं और एनालाइज किस तरह से किया जाता है, वोकैबुलरी को किस तरह से समझा जाता है। इस तरह इसमें हम ये सब देखेंगे। तो एक दलील मतन पढ़ना, तो इसमें हम देखेंगे आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में हमने यहाँ पर ऑपैड लिया है। ऑपैड भी एक आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है। तो ऑपैड में ये ऑपैड हम कहते हैं अपोजिट द एडिटोरियल, यानी इसकी पूरी डेफिनेशन जो है, इसकी पूरी फॉर्म जो है वो है अपोजिट द एडिटोरियल। ये एडिटोरियल के अपोजिट जो पेज होता है, जो कॉलम होता है, उसको हम बोलते हैं ऑपैड्स। यहाँ पर जो राइटर जो है ये मीडिया का सपोर्ट लेकर अपने व्यू पॉइंट्स लोगों तक पेश करता है, उसको पहुँचाता है। यहाँ पर चाहे वो एक्सपर्ट हो, यूजुअली एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऑपैड्स लिखते हैं। ऑब्जर्वर्स, स्कॉलर्स, पब्लिक फिगर्स या कोई ऐसा जो बहुत ही शौक रखता हो लिखने का, तो वो भी अपने व्यू पॉइंट्स जो हैं पेश करता है न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो उनको हम ऑपैड्स कहते हैं। तो ऑपैड्स जो हैं ये ओपिनियन आर्टिकल्स होते हैं जो वेल सपोर्टेड रहते हैं रीजन से, एविडेंसेस से। ये वेल सपोर्टेड रहता है। और ऑपैड्स जो हैं ये एक जॉनरा है जिसमें ऑथर अपने ओपिनियन जो है वो वेल रीजन्ड आर्गुमेंट पेश करता है, उनको हम ऑपैड्स कहते हैं। ऑपैड्स में इनमें अगर देखा जाए कि वोकैबुलरी का स्ट्रक्चर इनमें देखा जाए, तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी यहाँ पर है, तो उसको एक पैसेज है, इसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनको हमें करेक्ट वर्ड से इनको फिल करना है। तो ये जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी इनको अप्रोप्रिएट वर्ड से इनको फिल करना है। यहाँ पर अगर जिन वर्ड्स का हमें माने पता ना हो, हम उनको डिक्शनरी की मदद से उनको हम वर्ड्स इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टुडेज मीडिया हैज़ एन, इसमें यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, इनहेरेंट और परसेप्शन। तो यहाँ पर इनहेरेंट जो है वो करेक्ट जवाब है, यानी टुडेज मीडिया हैज़ एन इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ स्प्रेडिंग myths to confuse people who are naive and fall into the trap of believing in information that is full of discrepancies. Such misinformation causes irreversible damage to the democratic fabric of the country. The lies perpetuated by the media affect mass consciousness and often led to the information of the false name. तो यहाँ पर दो ऑप्शंस रखे गए हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखे गए हैं। तो यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करना था। अगर आपको इन वर्ड्स का माने नहीं पता, आप डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मैंने इसमें पहले वाले ब्लैंक स्पेस में इनहेरेंट का इस्तेमाल किया, यानी इनहेरेंट का मतलब पैदाइशी। और दूसरा जो है
नेक्स्ट वर्ड जो हमने मिथ का इस्तेमाल किया, यानी खुराफात, और तीसरा नेव, यानी बोले लोग, उनको हम नेव कहते हैं। और इसी तरह से डिस्क्रिपेंसीज यानी तज़ादात, और इसके बाद इर्रेपरेबल एंड इरिवर्सिबल यानी नाकाबिल तलाफ़ी और वापसी। और उसके बाद परपेचुएट का इस्तेमाल किया यानी बरकरार। और इसके बाद हमने जो वर्ड का इस्तेमाल किया वो कॉन्शियसनेस यानी शऊरी, अ, उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से हम वर्ड्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और डिक्शनरी की मदद से हम इनका मीनिंग भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह से हमने पिछले यूनिट्स में हमने डिस्कस किया, क्या चाहे आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट हो, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट हो, नैरेटिव टेक्स्ट हो, सब में वोकैबुलरी डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है एक राइटर के लिए। जब तक ना वोकैबुलरी डेवलप्ड हो तब तक बहुत ही मुश्किल हो जाता है राइटर को किसी भी टॉपिक में लिखने के लिए, उनको बहुत ही मुश्किलात आ जाती हैं। तो इसी तरह से अगर हम आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट की बात करते हैं, आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में भी वोकैबुलरी डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद पढ़े और तज्ज़िया करें यानी रीड एंड एनालाइज़। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप-एड ले सकते हैं, न्यूज़पेपर को कलेक्ट कर सकते हैं, उनमें ऑप-एड्स देख सकते हैं। जितनी भी ऑप-एड्स हो उनको या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको ऑप-एड्स ही देखने हैं, उनको सर्च करना है। उसके बाद आप उनके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ऑथर की ओपिनियन किस तरह से ऑथर अपनी ओपिनियन पेश करता है, किस तरह से प्रेमाइसेस यूज़ करता है, किस तरह से उनको रीज़न्स कंक्लूजन के साथ उनको सपोर्ट करता है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है उनको किस तरह से लिखा जाता है। या आपकी बुक में दिया गया है कि अगर आप जो ऑप-एड है वो प्रोफ़ेसर रमाकांत का अगर आप लेंगे, तो वो एक वेल अम, एक लिंग्विस्ट हैं और स्कॉलर हैं जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में लिखा है। अगर आप उनको पढ़ेंगे, वो आपकी टेक्स्ट में दिया गया है, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, किस तरह से प्रोफ़ेसर रमाकांत ने उसको उसके स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज़ किया है, स्ट्रक्चर उसको एनालाइज़ करेंगे, यानी उसको देखेंगे किस तरह से प्रोफ़ेसर रमाकांत ने लिखा है ऑप-एड को, रीज़न्स को पढ़ेंगे, एविडेंसेस को देखेंगे, प्रोमाइसेस को देखेंगे, प्रपोज़िशन को देखेंगे। तो इस तरह से आपकी जो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है, आर्गुमेंटेटिव स्किल्स हैं, वो डेवलप हो जाएँगे। इसके बाद जो है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट, या यहाँ पर हम स्पेशली ऑप-एड्स की बात करते हैं, तो ऑप-एड्स में स्पेसिफिक फीचर्स क्या रहते हैं? ऑप-एड्स में राइटर जो है वो अपने व्यू पॉइंट्स पेश करता है, सपोर्टेड फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, एविडेंसेस के साथ उनको पेश करता है। और लोगों को कन्विंस करता है कि जो राइटर का व्यू पॉइंट है वो भी अ, यानी काबिल तारीफ़ है। तो इस तरह से वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज़ करके जो आर्गुमेंटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है उसका यूज़ करके वो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट लिखता है और उनको लोगों के सामने पेश करता है। एज़ अ स्किलफुल प्रेजेंटेशन के साथ उनको पेश करता है, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग टोन का इस्तेमाल करता है जो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है, रीडर्स के लिए या लिसनर्स के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है। तो उस तरीके का टोन जो है वो राइटर इस्तेमाल करता है। और उसके अलावा आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट के लिए भी रिसर्च करना ज़रूरी होता है, यानी डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग रिसर्च को देखना पड़ता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को पढ़ना पड़ता है। तो जिनका हम सपोर्ट लेते हैं, जिनको हम रीज़न्स के साथ उनको पेश करते हैं, फैक्ट्स के साथ उनको पेश करते हैं, अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इन्हीं एग्जिस्टिंग रिसर्च के थ्रू, स्टैटिस्टिक चाहे डेटा हो, कोट हो, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हो या कोई फैक्ट हो, उनके साथ हम, या इंटरव्यू हो किसी भी
पर्सनैलिटी का इंटरव्यू हो, तो उसको भी हम एज़ अ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, वहाँ पर भी रिसर्च करना ज़रूरी होता है। तो जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं यानी ऑप एड को पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले टाइटल को पढ़ना चाहिए कि रीडर ने किस व्यू पॉइंट को, किस टॉपिक के बारे में लिख रहा है, उसके सबटाइटल को पढ़ना है, उसके ओवरऑल आर्गुमेंट को पहचानना है, थीसिस स्टेटमेंट को जानना है और एविडेंसेस कौन से सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं, उनको भी पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो राइटर का टोन है, स्टाइल है और किन ऑडियंस के सामने अपनी जो टेक्स्ट है या अपनी बात है, वो किस तरह से पेश करता है और किन ऑडियंस के सामने कर रहा है और किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, किस तरह से रीडर्स को परसुएड कर रहा है टेक्स्ट पढ़ने के लिए या बैक ट्रैकिंग जो है बैक ट्रैकिंग का किस तरह से इस्तेमाल होता है, उसका इफ़ेक्ट किस तरह से होता है। तो ये सब जो है एक क्रिटिकल थिंकर को ये सब दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है जब भी कोई आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट को पढ़े। और देखा जाए कि ऑप-एड जो है इसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जिसको हम कहते हैं ABCDEF फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहले ऑप-एड में जिसमें जो अटेंशन ग्रैबर जिसको हम कहते हैं, उसको हम लीड कहते हैं। तो लीड में लीड अटेंशन ग्रैबर होता है जिसको हम ए कहते हैं। ए से इनको एब्रिवेट किया जाता है। उसके बाद बिलबोर्ड्स जिसमें इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को हाइलाइट किया जाता है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट जिसमें इश्यूज़ रेज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद डी डेमोंस्ट्रेट यानी इनको प्रोवाइड एविडेंस के साथ उनको प्रोवाइड किया जाता है जितने भी इश्यूज़ को ऑथर ने रीडर के सामने रखे हों, उनको फिर डेमोंस्ट्रेट करता है, एविडेंस के साथ उनको डेमोंस्ट्रेट करता है। उसके बाद इक्विवोकेट यानी आर्गुमेंट को डिस्क्राइब करता है, काउंटर आर्गुमेंट्स भी प्रोवाइड करता है। फिर लास्ट में फॉरवर्ड यानी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में। तो इस तरह से ये एक जनरल स्ट्रक्चर है ऑप-एड का जिसमें ए अटेंशन, बी बिलबोर्ड, सी कंटेंट, डी डेमोंस्ट्रेट, ई इक्विवोकेट एंड एफ फॉरवर्ड। तो ये सब हमने देखा। अब हम आ जाते हैं कनेक्टर्स यानी अच्छी तहरीर के लिए कनेक्टर्स का इस्तेमाल। कनेक्टर्स किस तरह से इस्तेमाल होता है? कहा जाता है अच्छी तहरीर हम उसको कहते हैं जिसमें कनेक्टर्स जो राइटर है कनेक्टर्स का इस्तेमाल करता है। यानी वो फ्रेजेस होते हैं या कनेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोहेरेंस डेवलप होती है, एक आइडियाज़ कनेक्ट होते हैं, आइडियाज़ के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट होती है और एक लॉजिकल सीक्वेंस में जो राइटर की जो थॉट्स हैं वो रीडर तक पहुँच जाती हैं या लिसनर तक पहुँच जाती हैं। तो इन कनेक्टर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। कनेक्टर्स जो हैं ये रीडर को बचाता है, लॉस्ट होने से बचाता है क्योंकि एक फ्लो क्रिएट करता है, एक लॉजिकल फ्लो क्रिएट करता है। तो इन कनेक्टर्स का यूज़ किया जाता है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ देखेंगे किस तरह से किस तरह से कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है या किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ क्या है उनके लिए कौन से स्ट्रक्चर्स उनके लिए कौन से फ्रेजेस या कौन कनेक्टर्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर बैक ट्रैकिंग जो है सबसे पहले बैक ट्रैकिंग में यानी जो प्रीवियस आइडियाज़ के साथ कनेक्ट किया करता है राइटर जो है प्रीवियस आइडिया के साथ कनेक्ट करता है जो ऑलरेडी उसने कोई आइडिया पेश किया है तो उसके साथ उनको कनेक्ट करता है। तो उसके एग्ज़ाम्पल यानी किन फ्रेज़ेस का इस्तेमाल करता है एज़ प्रीवियसली स्टेटेड या एज़ डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल या एज़ सिग्नल्ड अर्लियर। तो इस तरह से हम कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं या लेट अस रिटर्न टू या एज़ पॉइंटेड आउट अर्लियर एग्ज़ाम्पल्स फ्रॉम द ये सब जो है ओपैड्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं कंट्रास्टिंग अपोजिंग आइडियाज़ जो हैं या कंट्रास्ट कंपेयर जो है उनके लिए हम किस तरह से कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे हाउएवर नेवरदलेस इन कंट्रास्ट ऑन द अदर हैंड या while even though one can argue that although yet in spite of despite of it can be argued that
बट वेयर एज, तो इस तरह से कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। अपोजिंग आइडिया जहाँ पर पेश करना होता है तब इस तरीके के कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, इस तरीके के फ्रेज का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से एडिंग सिमिलर आइडियाज़, यानी जहाँ पर आपको सिमिलर आइडियाज़ पेश करने हैं, तो वहाँ पर हम किस तरह से इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट इज़ मोर, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम दैट, या फर्दरमोर, बिसाइड्स दैट, या ऑल्सो, मोर ओवर, इस तरह से हम इस्तेमाल इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर जहाँ पर हमें कॉज एंड इफेक्ट दिखाना हो, यानी वो स्टेटमेंट जहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट दिखाते हैं, तो वहाँ पर हम कौन से कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, इन कॉन्सिक्वेंस, देयरफॉर, हेंस, बिकॉज, तो इस तरह से हम कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन आइडियाज़ जहाँ पर दिखाने हो, तो वहाँ पर हम किस तरह से किन आइडियाज़ का इस्तेमाल, किन कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वन मेजर फाइंडिंग, या एविडेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, या इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, टू स्टार्ट विद, अनदर वे, या वन स्टडी, थ्योरी, इन फेवर ऑफ, इस तरह से हम इन कनेक्टर्स, इन फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर हमें कंक्लूजन दिखाना हो, यानी जब राइटर जो है वो टेक्स्ट को कंक्लूड करता है, आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट को कंक्लूड करता है, तो किस तरह से कंक्लूड करता है, किन वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, किन कनेक्टर्स का इस्तेमाल करता है, जैसे टू सम अप, ऑल पर्सपेक्टिव कंसिडर्ड, या अबव ऑल, ऑन द होल, इन कंक्लूजन, टेकिंग एवरीडे इनटू अकाउंट, तो इस तरह से इन फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे गाइडेड राइटिंग, यानी गाइडेड तहरीर, दिए गए इशारों का इस्तेमाल होते हुए दलील पैराग्राफ बनाइए। यानी पैराग्राफ बनाना है इन गाइडेड राइटिंग का इस्तेमाल करके, पैराग्राफ हमें बनाना है, किस तरह से आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ बनाए जाते हैं, कुछ क्लूज का इस्तेमाल हम करेंगे। तो वो क्या है, वो कौन से क्लूज हैं, जैसे ऑलरेडी हमने इससे पहले देखा कि आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और किसको हम आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट कहते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ में या पैसेज में हम किस तरह से पहचान सके कि ये आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है। तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, यानी जिनसे हमें पता चलेगा, जिनसे हम शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को लिखना है, या टॉपिक जो है उसको लिखना है। उसके बाद जो है, यानी एक तारुफी जुमले लिखे जो मौजू को वाज़िह तौर पर मुतारफ़ कराए और अपनी व्यू पॉइंट्स जो है, अपनी पर्सपेक्टिव बयान करे। तो नंबर 2 जो है वो दलील पर इस्तिदलाल करे, सबूत के साथ, यानी एविडेंस के साथ उनको पेश करना है। और उसके बाद जो तीसरा है कि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में हम कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलाबरेट करने के लिए, एविडेंस को प्रोवाइड करने के लिए हम कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, डेटा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब हम आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में ये सब शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अपने इख्तितामी जुमले में मौजू पर कोई पोजीशन या नुक्ता नज़र का अहाता करना है। तो यानी जहाँ पर आप कंक्लूड कर सके अपना व्यू पॉइंट, उसको कंक्लूड करना है। तो इस तरह से लिखने के लिए, आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट को लिखने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं ओपैड्स को किस तरह से लिखा जाता है। ओपैड्स में इससे पहले हमने डिस्कस किया, रिसर्च बहुत ही ज़रूरी है, इनको प्लान करना बहुत ज़रूरी है, रिव्यू, एडिट, ये सब बहुत ही ज़रूरी है ओपैड्स को लिखने के लिए। ओपैड्स जो है एक इंडिपेंडेंट आर्गुमेंटेटिव पीस होता है, तो जहाँ पर रिसर्च, प्लानिंग, रिव्यू और एडिट का होना बहुत ही ज़रूरी है। इनका, इन सब का करना, इनका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर राइटर को एक टोन सेट करना होता है, एक राइटिंग स्टाइल डेवलप करना है, रीजंस के साथ उनको पेश करना है, जो भी आप जो भी कोई प्रमाइस रख रहा है, यानी जो टॉपिक की बुनियाद होती है, अपनी आर्गुमेंट की बुनियाद होती है, तो उनको लॉजिकल मैनर में इनको प्रोवाइड करता है, उनको रीजंस के साथ उनको दलील पेश करता है।
तो ये बहुत ही ज़रूरी है ऑपैड में, ये सारे कंपोनेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद जो है थीसिस स्टेटमेंट को प्लान करना है, मेन आर्गुमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, उनको एविडेंस के साथ सपोर्ट करना है। अब हम खुलासा करते हैं इस यूनिट का। इस यूनिट में हमने देखा कि आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट किसको कहते हैं, आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट जो है वो ओपिनियन से किस तरह से डिफरेंट है, ओपिनियन और आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में क्या फ़र्क है वो भी हमने देखा, आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इन सबको भी हमने डिस्कस किया, किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से एज अ क्रिटिकल रीडर जो है, एज अ क्रिटिकल थिंकर जो है, किस तरह से उनको रीड करना है, आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट को किस तरह से रीड करना, ऑथर की व्यू पॉइंट को किस तरह से समझना है। तो ये सब जो है हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। अब हम आते हैं यूनिट 12 जिसका अनुमान है पर्सुएसिव टेक्स्ट। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले इस यूनिट के मकासद को हम देखेंगे, फिर हम वार्म अप यानी एक दूसरे को कायल करने में कितने अच्छे हैं इसको हम वार्म अप करेंगे। और पढ़ना, इक़्तिबासात और इश्तिहारात के ज़रिए कायल मतन के मानी को समझना, इस पे भी हम बात करेंगे। और अल्फ़ाज़ कुछ कायल जुमले शुरू करने वालों को का इस्तेमाल करना। और उसके बाद ग्रामर जिसमें कनेक्टर्स यानी इसमें सेकंड वर्जन होगा इसका, तो इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर तहरीर यानी राइटिंग पे हम बात करेंगे और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस यूनिट के मकासद पर। इस यूनिट में भी हम पर्सुएसिव टेक्स्ट के अहम अज्जा के बारे में हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट और पर्सुएसिव टेक्स्ट में क्या फ़र्क है, और पर्सुएसिव कम्युनिकेशन जो है इनमें किस तरह से वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, विजुअल्स का इस्तेमाल होता है, कैच लाइन्स का इस्तेमाल होता है, स्लोगन्स, एडवर्टीजमेंट, इनका किस तरह से इस्तेमाल होता है। और पर्सुएसिव टेक्निक्स जो हैं उनको भी हम जानेंगे, जो डे टू डे लाइफ में हम पर्सुएसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। और देखेंगे कि स्टार्टर्स जो हैं वो पर्सुएसिव सेंटेंस को किस तरह से लिखते हैं, कनेक्टर्स का किस तरह से इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, पर्सुएसिव पंच लाइन्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से पर्सुएसिव टेक्स्ट को लिखना है, और किस तरह से उनको उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, और उन टेक्निक्स को हम अच्छे से उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले वार्म अप है। पर्सुएसिव टेक्स्ट यानी पर्सुएसिव मेथड्स जो हैं वो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल हम इनको करते हैं, किसी की हौसला अफजाई करने के लिए, या किसी को पर्सुएट करने के लिए, या उनको जिताने के लिए, असर व सरूक के लिए, या किसी की बात जो है आगे बढ़ाने के लिए, या बात करने के लिए हम पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें आपको देखना है कि आप किस तरह से फ्रेंड को पर्सुएड करते हैं या फैमिली मेंबर्स को पर्सुएड करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए उनको पर्सुएड करते हैं। अ, और ये भी देखना है कि क्या आप कामयाब होते हैं, पर्सुएड करने में आप कामयाब रहते हैं। अगर कामयाब रहते तो कैसे, अगर नहीं तो कैसे, वो भी आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। आपको 2 ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताना है, जहाँ पर आपने अपना व्यू पॉइंट रखा हो, किसी के सामने, दोस्त के सामने या फैमिली मेंबर्स के सामने। अपना आइडिया जो है वो क्या है उसको लिखना है, क्या था वो आइडिया उसको लिखना है। उसके बाद ये भी कहना है कि वो किस शख्स के सामने अपने आइडियाज़ को रखा था, आर्गुमेंट को रखा था, तो वो भी लिखना है। और उसके बाद लिखना है कि क्या आप उसमें सक्सीड हुए थे कि नहीं, वो भी लिखना है। अगर सक्सीड हुए थे, उसको रीज़न्स के साथ उनको लिखना है कि किस तरह से सक्सीड हुए थे। आपने किस तरह से उनको पर्सुएड किया था, अपनी पॉइंट को आगे रखने के लिए, या अपने अपना व्यू पॉइंट बताने के लिए आपने किस तरह से उनको पर्सुएड किया था। या अगर फेल हुए थे तो रीज़न भी लिखना है कि क्यों फेल हुए थे, क्या पर्सुएड करने के लिए, दूसरों को पर्सुएड करने के लिए आप फेल हो गए थे, वो भी उसका रीज़न लिखना है। आपको ऐसी 2 सिचुएशंस के बारे में लिखना है।
अब हम आते हैं रीडिंग द मीनिंग ऑफ पर्सुएसिव टेक्स्ट, यानी पढ़ना इक्तिबासात और इश्तिहारात के ज़रिए कायल मतन के मानी को समझना। हम किस तरह से इस पर्सुएसिव टेक्स्ट को किस तरह से समझा जाए? पर्सुएसिव टेक्स्ट में हम कोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया। आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में भी हम कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, एग्जिस्टिंग रिसर्च, उन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से पर्सुएसिव टेक्स्ट को लिखने के लिए, पर्सुएसिव राइटिंग के लिए हम कोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारी जो पर्सुएसिव राइटिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक कोट है, इफ़ यू वुड परsuade यू मस्ट अपील टू इंटरेस्ट रादर देन इंटेलेक्ट। या जिगलर की एक कोट है, people don't buy for logical reasons, they buy for emotional reasons। तो इस तरह से जो कोट्स हैं हम इनको हम पर्सुएसिव कम्युनिकेशन में इनका इस्तेमाल करते हैं। पर्सुएसिव टेक्स्ट में इन थॉट्स को हम यूज़ करते हैं, इन आइडियाज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन थॉट्स को हम नज़र में लाकर हम पर्सुएसिव टेक्स्ट का को लिखते हैं। किस तरह से हमें कस्टमर हो या कंज्यूमर हो, उनको किस तरह से हमें पर्सुएड करना है, उनकी इमोशन को किस तरह से समझना है, और अपने प्रोडक्ट को या कोई भी चीज़ हो उनको किस तरह से सेल करना है। यूजुअली पर्सुएसिव टेक्स्ट जो है ये सेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर में हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, मैगजीन्स में हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं। तो वहाँ पर हम पर्सुएसिव टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, पर्सुएसिव राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही पर्सुएसिव टेक्स्ट की जो फीचर्स हैं, यानी उनकी खसूसियात जो है वो ये है कि वो रीडर को कंपेल करती हैं कि राइटर के व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना, और राइटर के जो टॉपिक है उसको उसके साथ मुत्तफ़िक होना। तो वो पर्सुएसिव टेक्स्ट में हमको देख सकते हैं। उनका जो एक क़ारीन का जो बेसिक गोल है, यानी क़ारीन को किस तरह से मौज़ू पर मुसन्निफ़ के लिए यानी निकात से इत्तिफ़ाक़ कराए, तो ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बेसिक फ़ीचर रहता है इसका। और उसके बाद जब राइटर जो है वो ओपिनियन पेश रखता है या अपनी ओपिनियंस रखता है, लेकिन वो ओपिनियंस को एविडेंस के साथ उनको पेश नहीं करता है। जैसे हमने आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में देखा, वहाँ पर हम एविडेंस के साथ अपनी ओपिनियंस रखते थे। तो यहाँ पर पर्सुएसिव टेक्स्ट में ओपिनियंस हम रखते हैं सामने, लेकिन एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। और बेसिक पर्पस, जो मेन पर्पस रहता है वो सेलिंग का रहता है। आइडिया को सेल करना, आइडिया को प्रमोट करना या प्रोडक्ट को सेल करना, उनको प्रमोट करना या सर्विस देना, इनका बेसिक काम यही होता है। और उसकी जो एग्जांपल्स हैं पर्सुएसिव टेक्स्ट की, वो एडवर्टाइजमेंट हैं, पोस्टर्स हैं, बिलबोर्ड्स हैं, ये सब हम इनमें हम पर्सुएसिव राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और पर्सुएसिव टेक्स्ट जो है वो काफ़ी पर्सुएटिव राइटिंग स्टाइल जो है, इसकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी फोर्सफुल रहती है, काफ़ी एग्रेसिव रहती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अदर टेक्स्ट को अगर हम देखेंगे, आर्गुमेंटेटिव नैरेटिव टेक्स्ट को अगर हम देखें, आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट को अगर देखें, तो उनकी लैंग्वेज जो है वो पर्सुएसिव टेक्स्ट से मुख्तलिफ होती है। और पर्सुएसिव टेक्स्ट में हम इमोशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको हम मोटिवेट करें कोई आइडिया या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। और उसमें ज़्यादा जो स्टाइलिस्टिक डिवाइस जो हैं पर्सुएसिव टेक्स्ट में, इसमें एग्जैजरेशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रिपिटिशन का इस्तेमाल किया जाता है, या रेटोरिकल क्वेश्चंस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो हम पर्सुएसिव टेक्स्ट में, पर्सुएसिव राइटिंग में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्सुएसिव टेक्स्ट जो है वो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट से किस तरह से मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, ममासलात भी हैं और फ़र्क भी हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, यानी ममासलात को देखते हैं। आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट और पर्सुएसिव टेक्स्ट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं।
वो सबसे पहले ये है कि जो राइटर है, इसमें राइटर दोनों टेक्स्ट में राइटर कुछ दावा करता है। और दूसरा कि राइटर जो है वो रीडर को पर्सुएड करता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने के लिए, या एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है रीडर में। तो इसके अलावा यानी दोनों टेक्स्ट जो है इसमें एक पर्सुएशन पावर होता है। और एक और जो है जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों टेक्स्ट में राइटर जो है अपना व्यू पॉइंट पेश करता है, किसी टॉपिक के बारे में वो बताता है या किसी सब्जेक्ट को डिस्कस करता है, अपना व्यू पॉइंट सामने रखता है रीडर के सामने या लिस्टर के सामने। और उसके अलावा एक केयरफुल प्लानिंग होती है दोनों टेक्स्ट को लिखने के लिए, केयरफुल प्लानिंग रहती है, स्किलफुल प्रेजेंटेशन रहती है दोनों टेक्स्ट में। और ये है कि इसमें दोनों में स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। अब हम देखते हैं दोनों में जो फ़र्क है वो क्या है, जो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट और पर्सुएसिव टेक्स्ट में किस तरह से क्या फ़र्क है उसको हम देखेंगे। आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट जो है इसमें राइटर जो है वो अवेयरनेस प्रोवाइड करता है या कोई इन्फॉर्मेशन देता है या किसी पॉइंट के बारे में किसी सब्जेक्ट को डिस्कस करता है, अपना व्यू पॉइंट सामने रखता है रीडर के सामने। लेकिन जो पर्सुएसिव टेक्स्ट है यहाँ पर भी वो रीडर के सामने व्यू पॉइंट रखता है, लेकिन यहाँ पर रीडर को ये एग्री करवाता है कि खाली यही व्यू पॉइंट जो है ये करेक्ट है। यानी जो जो राइटर जो है जो भी व्यू पॉइंट रखता है पर्सुएसिव टेक्स्ट में, वो इस तरह से रीडर को पर्सुएड करता है कि रीडर ऐसा समझे कि खाली ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ये करेक्ट है और बाकी जो है वो उतना वैल्यू नहीं रखते हैं। और नेक्स्ट जो है जो डिफरेंस है दोनों टेक्स्ट में वो ये है कि आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में रिसर्च करना पड़ता है, हर कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ता है और पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद जो राइटर है वो अपना पर्सपेक्टिव बताता है, लेकिन दूसरों का व्यू पॉइंट दूसरों के व्यू पॉइंट को रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन पर्सुएसिव राइटिंग में यहाँ पर पर्सुएसिव राइटिंग में दूसरे क्लेम्स को पूरा डिसमिस करता है राइटर, खाली अपने क्लेम को जो है उसको वैल्यू देता है। अ, उसके अलावा जो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है इसमें लॉजिकल रीजनिंग के साथ उनको पेश किया जाता है, एविडेंस के साथ उनको पेश किया जाता है, उनको फैक्ट्स के साथ पेश किया जाता है। लेकिन पर्सुएसिव टेक्स्ट में यहाँ पर रीडर की इमोशनल अपील की जाती है, इसमें कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं की जाती है, बल्कि इमोशंस के साथ कोई व्यू पॉइंट सामने रखा जाता है। और ये डिफरेंस भी है कि आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स को सामने रखा जाता है, जिससे पहले हमने डिस्कस किया, और एक बैलेंसिंग व्यू बैलेंस तरीके से इनको पेश किया जाता है। यानी एक बैलेंस किया जाता है अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव को सामने रखा गया है, लेकिन एक बैलेंस के साथ एक लॉजिकल मैनर के साथ उनको आगे रखा जाता है, सामने रखा जाता है रीडर के सामने। लेकिन पर्सुएसिव टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इसमें खाली वन साइड लेता है राइटर और वन साइड को ही पूरा एक्सप्लेन करता है और मोटिवेट करता है रीडर या व्यूअर या लिसनर को मोटिवेट करता है, कोई आइडिया के लिए या व्यू पॉइंट के लिए मोटिवेट करता है। और उसके बाद जो है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है जो काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है, कन्विंसिंग होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन पर्सुएसिव राइटिंग में यहाँ पर जो है ये पर्सनल व्यू पॉइंट रखता है ऑथर, पैशनेट होता है, इमोशनल होता है और एग्रेसिव भी समटाइम्स होता है इसमें पर्सुएसिव टेक्स्ट में। अब हम देखते हैं वोकैबुलरी जो है इसमें वोकैबुलरी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्फाज कुछ कायल जुमले शुरू करने वालों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जो स्टार्टर्स होते हैं उनको किस तरह से पर्सुएसिव टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, ये स्टार्टर्स हैं, यानी इन फ्रेजेस से इन फ्रेजेस से पर्सुएसिव टेक्स्ट को स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि most people will agree that. Yeah, obviously, here are the three reasons why. Of course, we know that. Do you really think that? Yeah, everyone agrees that. The fact is that. Imagine, इस तरह से इनको
पर्सुएसिव राइटिंग को स्टार्ट किया जाता है इस तरह से इन फ्रेज का इस्तेमाल करके। चाहे वो किसी भी थीम पे लिख रहा हो, अल्कोहल पे, करप्शन पे, चाइल्ड अब्यूज़ पे, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड पे, इन स्टार्टर्स का इस्तेमाल करके लिख सकता है। अब हम आते हैं ग्रामर यानी कनेक्टर्स पर। जो हमने इससे पहले भी देखा कि आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी पर्सुएसिव टेक्स्ट में कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। कनेक्टर्स यानी जो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, आइडियाज़ को कनेक्ट करता है। जैसे जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, जो कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, वो है इंट्रोड्यूस, सीक्वेंस, वो है एडिशनल, वो है ऑन द अदर हैंड, सिग्निफिकेंटली, इन स्पाइट ऑफ, नेक्स्ट, नेवरदलेस। ये सब जो है ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, इनको सीक्वेंस के साथ पेश करते हैं, ऑर्डर के साथ पेश करते हैं, या कंट्रास्टिंग आइडिया पेश करना हो तो वहाँ पर हम इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जो इससे पहले हमने डिस्कस किए, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें। तो इस तरह से हम पर्सुएसिव टेक्स्ट में कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है तहरीर यानी राइटिंग जो है, वो किस तरह से पर्सुएसिव राइटिंग कैसी होती है। पर्सुएसिव राइटिंग जो है वो काफ़ी इसमें कैची स्लोगन्स का इस्तेमाल होता है, यानी जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। वो जो जैसे हम एडवर्टीजमेंट में हम यूजुअली देखते हैं कि स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मारुति सुजुकी जो है, उनका एक स्लोगन है वे ऑफ लाइफ, या एलजी का स्लोगन है लाइफ इज़ गुड, या रेनॉल्ट का जो स्लोगन है वो ड्राइव द चेंज, या इसी तरह से सियाटा जो है, जो सियाटा टायर्स जो है, उनका स्लोगन जो है वो है बॉर्न टफ। इसी तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं, और ये स्लोगन जो है काफ़ी कैची होते हैं, काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को। ये हम चाहे न्यूज़पेपर में हो, एडवर्टाइज़मेंट, मैगज़ीन्स में हो, बिलबोर्ड्स पे लिखे जा गए हो, उनमें हम स्लोगन्स का इस्तेमाल देख सकते हैं, किस तरह से स्लोगन्स का इस्तेमाल हुआ है। या किट कैट चॉकलेट का जो है, उनका स्लोगन है हैव अ ब्रेड, हैव अ किट कैट, या लेज़ चिप्स का वन नो वन कैन ईट जस्ट वन। तो इस तरह से कंपनीज़ स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आते हैं इस यूनिट के खुलासे पे। तो इस यूनिट में हमने देखा कि जो पर्सुएसिव टेक्स्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, उन सबको हमने डिस्कस किया। हमने ये भी देखा कि पर्सुएसिव टेक्स्ट जो है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट से किस तरह से वो मुख्तलिफ है, क्या बेसिक डिफरेंस है इन दो टेक्स्ट के दरमियान, और पर्सुएसिव टेक्स्ट में मोटिव क्या रहता है, यानी राइटर का जो मोटिव है पर्सुएसिव टेक्स्ट को लिखने का मोटिव जो है वो ये है कि किसी प्रोडक्ट को सेल करना, किसी आइडिया को सेल करना, उनको प्रमोट करना या सर्विस प्रोवाइड करना। वहाँ पर हम पर्सुएसिव टेक्स्ट का इस्तेमाल, पर्सुएसिव राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी हमने देखा कि एडवर्टीजमेंट में किस तरह से पर्सुएसिव स्लोगन्स का इस्तेमाल होता है, किस तरह से कैची टर्म्स का इस्तेमाल होता है, किस तरह से कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, वो हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। आपका शुक्रिया।